Hey guys, are you facing a problem with biology? So don't worry about it. Here we come to solve your all problem regarding to biology, like how to read it, how to remember it, and how to understand the concept of biology. And what the tricks and tips for any biology exam, just like MCQ types of biology exam. If you wanna answer of this question, then don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for remembering the class. So let's start the class. ग्लाइकोलिसिस प्लांट में एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों ही प्रकार की रेस्पिरेशन की पहली स्टेप है, यानी पहली प्रोसेस जो रेस्पिरेशन में होती है, तो जिसकी खोज की थी इम्बेडन मेयरहॉफ एंड पेरिस ने, इसीलिए इसको हम EMP पैथवे भी कहते हैं। ठीक, EMP पैथवे, इसका नाम एक और होता है EMP पैथवे। किसके कारण? क्योंकि इसकी खोज इम्बेडन मेयरहॉफ एंड पेरिस ने की थी। ग्लाइकोलिसिस को अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो ग्लाइक का मतलब होता है स्वीट एंड लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी ऐसी स्वीट जिसका ब्रेक डाउन हो रहा हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल लें तो जैसे कि हमारे अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, तो ग्लूकोज जो टूटता है वो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलिसिस की। ठीक, उससे भी हमको एनर्जी मिलती है, ATP हमको मिलता है। इसी प्रकार जितने भी ऑर्गेनिज्म, प्लांट में लीजिए, प्लांट में भी ग्लूकोज होता है, सेलुलोज होता है, ये सभी टूट के सिंपल फॉर्म बनाते हैं ग्लूकोज का। प्लांट में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम प्लांट के बारे में ही बात करेंगे। प्लांट में जब कोई भी उनका फूड टूटता है, मोस्टली ग्रीन प्लांट में सेलुलोज पाया जाता है, जब ये सेलुलोज टूट के अपने सिंपल फॉर्म में आता है तो ये ग्लाइकोलिसिस की हेल्प से ही पाइरुवेट में बनाता है और उसी के बीच में ATP मॉलिक्यूल को रिलीज करता है। तो ये होती है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। ठीक, अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के स्टेप कितने होते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस के साइकिल आपने हम सब में देखी होगी, स्टेप बाय स्टेप देखी होगी। हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का जो फेज होता है वो दो फेज में डिवाइड होता है, डिवाइडेड टू फेज। पहला फेज जो होता है आपका प्रीपैरेटरी फेज होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है पे ऑफ फेज। प्रीपैरेटरी फेज और पे ऑफ फेज क्यों होता है? 1 to 5 जो फेज होते हैं वो आपके प्रीपैरेटरी फेज आते हैं, और बाकी के जो 5 होते हैं वो आते हैं पे ऑफ फेज में। प्रीपैरेटरी फेज मतलब आपको उसमें कुछ मिल नहीं रहा है, अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें ATP दे रहे हो, एंजाइम दे रहे हो, अभी आपको उसमें कुछ प्रोसेस में मिला नहीं है। 5 तक की प्रोसेस में आप केवल उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। जब पे ऑफ फेज आता है तब आपको उस इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट प्राप्त होना शुरू हो जाता है, एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है लेने की प्रक्रिया में। पहले प्रीपैरेटरी फेज में हम जो दे रहे हैं ATP, एंजाइम, वो सब क्या है तो देखते हैं। तो जो पहले ग्लूकोज होता है, फर्स्ट स्टेप आपका यही है, पहला स्टेप फर्स्ट, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। किसके द्वारा? फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया के द्वारा। अगर आप नहीं जानते फॉस्फोराइलेशन होता क्या है तो मैं आपको बताती हूँ। ADP का ATP में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को ही फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदलने की प्रक्रिया को फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रोसेस हो रही है, फॉस्फोराइलेट हो रहा है। यहाँ पे ATP में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बल्कि ATP एक फॉस्फेट इसको दे के, यानी ग्लूकोज को एक फॉस्फेट दे के, क्योंकि यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। अब ये 3 फॉस्फेट एक फॉस्फेट ग्लूकोज को दे देगा और ADP यानी डाइफॉस्फेट बन के बाहर निकल जाएगा। ये डाइफॉस्फेट प्रक्रिया से बाहर हो गया है, यानी रिएक्शन से बाहर चला गया है। मैग्नीज और हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक रिवर्सिबल फेज में आता है, और ये रिवर्सिबल फेज में फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम,
ये एंजाइम क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक मिरर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी अपनी जैसे एक और कार्बन स्ट्रक्चर बना के, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर है लेकिन फेज सेम है, इसलिए हम यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आइसोमरेज एंजाइम यूज हो रहा है मैग्नीज की प्रेजेंट में। मैग्नीज की प्रेजेंट में। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक बात याद रखिए, ये रिवर्सिबल होता है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल सकता है और ये इसमें बदल सकता है। लेकिन जो पहली प्रोसेस थी हमारी, पहला स्टेप था, वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक, इरिवर्सिबल, और ये होती है रिवर्सिबल, ठीक है। ये हमारा जो था स्टेप, सेकेंड स्टेप है। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड स्टेप में जो होता है उसमें भी हम फॉस्फोराइलेशन करवाते हैं। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में एटीपी फॉस्फोराइलेशन करता है और फिर एक फॉस्फेट इसको दे देता है। अब एक फॉस्फेट और हो गया, तो एक फॉस्फेट पहले से था यहाँ पे, अब 2 फॉस्फेट हो गए, तब इसका नाम हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब 2 फॉस्फेट हैं। 1,6 क्यों लिखे हैं? क्योंकि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्रक्टोज के पहले कार्बन और 6 कार्बन पे अटैच है, ठीक। संख्या यहाँ पे ये दर्शाती है कि ग्रुप जो आपका है वो किस कार्बन पे अटैच हो रहा है। फिर ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, ये भी एक जनरल, ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक, ये भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम के हेल्प से 2 कंपाउंड में टूटता है। ये 2 कंपाउंड एक दूसरे में भी रिवर्सिबल होते हैं। पहला जो बनता है वो होता है डाईहाइड्रोक्सी एसिलोन 3 फॉस्फेट, फिर और जो दूसरा होता है जो इसी के रिवर्सिबल में बनता है और इसका एंजाइम होता है आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज जब भी यूज हो तो समझ लीजिए उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा हेर फेर हो गया है, बस, और कुछ नहीं। प्रोडक्ट वो सेम है, बस स्ट्रक्चर में चेंज होके उसका नाम चेंज हुआ है। तो आइसोमरेज एंजाइम यूज होके ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये दोनों ही आपस में रिवर्सिबल होते हैं। तो ये होती है स्टेप 4 और ये जो स्टेप आपकी है वो होती है 5, ठीक। 5 स्टेप हो गए। 5 स्टेप में कितने क्या चीज हुई? अभी तक हम सब कुछ दिए ही, अभी हमें कुछ मिला नहीं है। अब हम बात करते हैं पे ऑफ फेज की। तो ये है पे ऑफ फेज का स्टेप। यहाँ पे आप सब में देख रहे होंगे 2-2 लिखा है, यानी 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि जो 5 स्टेप था, लास्ट स्टेप था प्री फेज का, उसमें 2 मॉलिक्यूल हमें मिले थे ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। एक दूसरे नाम से था, आइसोमरेज उसका था, और एक ये था। तो इसीलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम इन्वॉल्व करेंगे, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब यहाँ से हमें प्रोडक्ट मिलना शुरू होगा। तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है। किसकी प्रेजेंस में? ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में, यानी डिहाइड्रोजिनेज पे ध्यान दीजिए। तो इस जो मॉलिक्यूल है हमारा ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इससे हाइड्रोजन को निकाला जाएगा। डिहाइड्रोजिनेज का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। अब ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा वो मिलेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और ये किसके प्रेजेंस से मिल रहा है, मतलब किसकी हेल्प से मिल रहा है? तो NAD मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ 2 NADH बनाएंगे। अब ये 2 NADH जो है और हाइड्रोजन जो निकल रहा है, ये 2 NADH और हाइड्रोजन, ये दोनों ही हमारा प्रोडक्ट है, ठीक। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिले हमें, NADH, और 2 हाइड्रोजन निकले, ठीक है। ये पहला आउटकम मिला। और स्टेप कौन सा था? स्टेप है 6। 5 स्टेप वहां गया था, ये स्टेप 6 है। फिर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के प्रेजेंस में
रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ध्यान दीजिएगा इस पर डाइफॉस्फेट यूज हुआ है। अब डाइफॉस्फेट यूज हुआ है तो फॉस्फोराइलेशन होने पे एटीपी बनाएगा, और 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूज हो रहा है तो 2 मॉलिक्यूल एटीपी भी बनेंगे। और ये एटीपी कहाँ से उसको मिल रहा है, जो एक नया पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट उसको मिल रहा है, वो मिल रहा है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से। अब एक फॉस्फेट निकल चुका तो हमारे पास ये काट देंगे तो बचेगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि एक फॉस्फेट हम एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को देके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिए। तो अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा ये वाला, ये दूसरा हमारा बाई प्रोडक्ट मिला हमको, दूसरा जो है 2 ATP। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा। इस स्टेप को हम कहते हैं फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसमें ये पहला सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन है जिसमें हमें एटीपी मिला है, वो भी 2 मॉलिक्यूल। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट वापस रिवर्सिबल रिएक्शन करके किसकी प्रेजेंस में, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस एंजाइम की प्रेजेंस में 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्यों बना ये भी बताते हैं। एंजाइम का नाम देखिए, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी इसमें इस एंजाइम की प्रेजेंस में जो भी मॉलिक्यूल्स आएगा उसमें से एक फॉस्फेट जो होगा वो म्यूटेज कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। तो बचेगा हमारे पास कितना फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट, तो नाम होगा इसका 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में H2O जो होता है वो बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, जो कि डिहाइड्रोजिनेज जैसा ही होता है, यानी हाइड्रोजन को बाहर निकालता है किस फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में, एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और बनाता है फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट बनाने के बाद ये क्या करता है, पाइरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फिर से फॉस्फोराइलेशन होता है। इस बार जो फॉस्फोराइलेशन होता है वो सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल का फॉस्फोराइलेशन होता है, जिसमें हमें क्या मिल रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। ठीक, एक और प्रोडक्ट प्राप्त हो गया 2 ATP। तीसरा वाटर भी मिला था, लिखते चलिए यहाँ पे आपको मिल क्या रहा है साइकिल में बाई प्रोडक्ट के रूप में, वाटर मिल गया, हाइड्रोजन भी 2 मिले थे, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिला। ठीक, तो ये प्रोसेस हुई। अब इसमें स्टेप देखिए, स्टेप ये है, ये आपका स्टेप 7 है और ये स्टेप 8 है। स्टेप 9 में आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था, और स्टेप 10 जो होता है उसमें आपको पाइरुवेट मिल जाएगा, एटीपी 2 बाहर निकलेंगे और फॉस्फोफेनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आपका प्रोडक्ट है। और क्या मिला इस साइकिल में सबसे लास्ट में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट। ठीक, तो जब भी कोई पूछे ग्लाइकोलिसिस में आपको सब कुछ पूरी प्रक्रिया में क्या क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुए, तो ये पूरे जो प्रोडक्ट है ये आपकी ग्लाइकोलिसिस में आपको मिले हैं, जिसमें से जो मेन प्रोडक्ट होता है वो 2 पाइरुवेट होता है, जो आगे की प्रोसेस में यानी क्रेब्स साइकिल में जाता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल होता क्या है।